आपका स्वागत है। देखिए आज अपन बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स। और आपको बता देते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, या यूं बोले कि बोर्ड लेवल और पीएमटी आईआईटी की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और अपने पीछे वाले लेक्चर्स में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जो हमारी अभिक्रिया वेग के आधार पर कितनी प्रकार की होती है और जो वेग कितने प्रकार का होता है। अपने बोला था कि वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बारे में इस चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हमारे उन बच्चों के लिए है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में औसत वेग को किस प्रकार लागू करेंगे या इसमें बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए अपन पहले बात करते हैं वेग के बारे में। वेग अपन ने पीछे वाले लेक्चर्स में दो प्रकार का पढ़ा था। वो दो प्रकार कौन से हैं हम अपन देखेंगे। देखिए यदि अपन समय को एक समय अंतराल में मानते हैं, कि अंतराल के लिए यदि अपन समय लेते हैं तो हमारा वेग कौन सा हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी की अपन बात करते हैं, औसत वेग। और औसत वेग एक समय अंतराल के लिए लागू होता है। जबकि दूसरे वेग के बारे में अपन यहां पर देखने वाले हैं। दूसरा वेग हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। और तात्क्षणिक वेग यह एक निश्चित क्षण या अपन ये बोल दें कि निश्चित समय के लिए लागू होता है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके दो क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाते हैं कि ये किसी विशेष सेकंड के लिए यानी कि किसी विशेष समय के लिए लागू होता है, जबकि यह एक बड़े समय अंतराल के लिए औसत वेग लागू होता है। हम औसत वेग को यहाँ पे शॉर्ट में आर एवरेज के द्वारा दर्शा रहे हैं और तात्क्षणिक वेग को अपने आर इंस्टेंटेनियस से अपने दर्शा रहे हैं। देखिए अपने वेग की परिभाषा क्या दी थी, तो अपन ने बोला था कि प्रति इकाई समय में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही वेग कहते हैं। और हमारा वेग दो प्रकार का होता है, पहला है औसत वेग है और दूसरा तात्क्षणिक वेग है। औसत वेग की परिभाषा अपन ने बोली थी कि एक निश्चित समय अंतराल में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही औसत वेग कहा जाता है। जबकि तात्क्षणिक वेग अपन ने ये बोला था कि किसी निश्चित समय में होने वाले सांद्रता परिवर्तन को ही तात्क्षणिक वेग के नाम से जाना जाता है। ये अपन ने पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कशन कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि अपने औसत वेग का अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि डेल सांद्रता में परिवर्तन, ये जो ऐसा निशान, ये डिब्बे का निशान है, ये सांद्रता में परिवर्तन को बताता है। और यहाँ पे देखिए सांद्रता अपन ये बोल सकते हैं कि जो सी डिब्बे में बंद है ये सांद्रता है। और अपन ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे अपन रिएक्टेंट लिखते हैं LHS साइड में, ये तो हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा यानी कि अभिकारक है। और जो राइट साइड में अपन लिखते हैं ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सांद्रता किसकी होगी, एक तो सांद्रता हमारी हो जाएगी यानी कि अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी, और दूसरी सांद्रता उत्पाद की हो जाएगी। तो यहां पे देखिए अपने सांद्रता में ये जो डेल का साइन है ये बताता है परिवर्तन को। तो आप इनको याद रखिए। अब देखिए यहां पे मैं प्लस माइनस लगा रहा हूं। आप बोलेंगे कि सर आप प्लस माइनस यहां पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यदि अपन अभिकारक लेंगे तो उसके लिए प्लस अपन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है अभिकारकों की सांद्रता का मान घटता जाता है।
और इसका मान घट रहा है तो उत्पाद क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो उत्पादों के लिए अपन क्या लगाएंगे, प्लस यूज में लेते हैं, और अभिकारकों के लिए माइनस साइन का अपने प्रयोग करते हैं। अब आप आगे देखिए कि अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आर एवरेज इक्वल टू, यहां पे अपने प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो बोल देंगे कि प्लस डेल प्रोडक्ट की सांद्रता अपोन सांद्रता परिवर्तन में लिया गया समय। और यदि अपने यहाँ पे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो अपन जानते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाती है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो प्लस साइन यूज में लिया है, और यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए अपन माइनस साइन यूज में लेंगे। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई और इस कंसंट्रेशन परिवर्तन में लिया गया समय। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, या अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां पे आप देखिए कि आर एवरेज है इक्वल टू यहां पे प्लस, और जो ये परिवर्तन को दिखा रहा है तो प्रोडक्ट की अंतिम सांद्रता माइनस प्रोडक्ट की प्रारंभिक सांद्रता, और यहां पे इस सांद्रता परिवर्तन में लिया गया समय। और यहां पे आप देख सकते हैं कि माइनस लगा है तो क्या कर देंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट की अंतिम सांद्रता माइनस रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता अपोन इस सांद्रता में परिवर्तन में जितना समय यहाँ पे लगा है ये अपने यहाँ पे लिख दिया है। या यहाँ पे अपने इसको हिंदी में या अपन थ्योरेटिकली रूप से बोले तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पे अपन और भी बोल सकते हैं एवरेज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस लगा है प्लस का मीनिंग है कि प्रोडक्ट के बनने की दर, तो यहां पे लिख देंगे कि उत्पाद के बनने की दर इक्वल टू, यहां पे ये क्या हो रहा है, ये अभिकारक के विलुप्त होने की दर है, क्योंकि माइनस आ रहा है तो विलुप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे अभिकारक के विलुप्त होने की दर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये तो इसके बराबर हो जाएगा और जो ये वैल्यू है ये इसके बराबर हो जाएगी, लेकिन जो सबसे हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसको आप याद रखिए। इसको अपन किसी भी रूप में लिख सकते हैं जो मैंने आपको मैथमेटिकल रूप में और थ्योरेटिकल रूप में दोनों में बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब अभी आप देखिए कि यदि आपको इसका मात्रक पूछे तो मात्रक भी आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे जो सांद्रता है, सांद्रता अपन ने पीछे वाले सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी है। मोलरता भी हो सकती है, नॉर्मलता भी हो सकती है, फॉर्मलता भी हो सकती है, और भी सांद्रताएं हैं। तो यहाँ पे सांद्रताओं को अपन किस में मापते हैं, मोल्स प्रति लीटर में, क्योंकि यहाँ पे मोलरता अपन यूज में लेंगे यानी कि मोल्स प्रति लीटर, और जो समय को सेकंड में मापेंगे तो इसका आसानी से यहाँ पर मात्रक आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तात्क्षणिक वेग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आर इंस्टेंटेनियस, तो इसका भी जो फॉर्मूला है ये औसत वेग के आधार पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमारा औसत वेग क्या है कि डेल सांद्रता में परिवर्तन अपोन इस परिवर्तन में लिया गया समय। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए जो अपन लिमिट लेने वाले हैं समय परिवर्तन की वो कितने लेंगे, वो शून्य लेंगे। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो गया है, याद रखिए सांद्रता परिवर्तन शून्य नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो समय में परिवर्तन है वो कितना ले रहे हैं, शून्य ले रहे हैं। और यहाँ पे अपन शून्य लेंगे यानी कि एक सूक्ष्म अंतराल के लिए यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए यदि ये लिमिट ये हमारे पास आ चुकी है तो यहाँ पे हो जाएगा डे कंसंट्रेशन में परिवर्तन अपूर्ण
यहाँ पे डी टी, यानी कि ये जो डी अपन ने लगाया है ये स्मॉल डी, ये सूक्ष्म अंतराल के लिए लागू होता है। अब आप इन दोनों को आप मैच करवाइए तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है। ये जो संबंध है यहां पर आप देखिए कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में आता है। आप इसको देखिए, ये हमारा क्या है, ये औसत वेग है, और यहाँ पे जो संबंध ये निकल के आया है ये क्या है, तात्क्षणिक वेग है। तो अपन इसको क्या लिख देंगे कि जो लिमिट हमारे पास डेल टी शून्य है, तो ये तो कौन सा वेग है, ये तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, और यहां पे ये क्या है, ये तात्क्षणिक वेग है, तो इसको लिख देंगे तात्क्षणिक वेग। तो ये संबंध हमारे पास आया है, इसको आप याद रखिए और मस्त रहिए। यदि आपको औसत वेग पूछा जाए और तात्क्षणिक वेग दिया गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, यदि आपको तात्क्षणिक वेग पूछा जाए तो ये आप इसके बराबर हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और अपन इसकी इकाई की बात करें तो इसमें इकाई अपन ने पीछे बता दी है। अब अपन देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में यदि रस समीकरण मिति उपस्थित है तो अपन औसत वेग को किस प्रकार लागू करेंगे, इसको अपन देखने वाले हैं। तो यहां पे देखिए, अपन बात करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो यहां पे अपन बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरण मिति के रूप में औसत वेग को किस प्रकार लागू करेंगे, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे पहले रस समीकरण मिति को समझते हैं। देखिए, मेरे पास यह अभिक्रिया है, पहला एग्जांपल में ये ले लेता हूं कि ए और बी मिलकर यहां पर सी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पे इसका मोल कितना है, इसका 1 मोल है, और इसका भी 1 मोल है, और इसका भी 1 मोल यहां पर बना है। और दूसरे में अपने बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2, और ये बन रहे हैं 2 अमोनिया बन रहे हैं। तो यहां पे देखिए, इसका तो 1 मोल है, इसके 3 मोल है, और यहां पे जो अमोनिया के 2 मोल है। तो अपन रस समीकरण मिति गुणांक को क्या बोलेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाए जाने वाले गणितीय गुणांकों को क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं। ये आप देखिए, ये रस समीकरण मिति गुणांक है। तो आप समझ चुके हैं कि रस समीकरण मिति गुणांक क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आप देख सकते हैं इस साइड में हाइड्रोजन कितनी है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, और इस साइड में 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए कितने हमने यहाँ पे 3 रस समीकरण मिति गुणांक जोड़ दिए। और यहाँ पे देखिए, अमोनिया यहाँ पे कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है। तो इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे अमोनिया का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 2 है। इसी तरह ही दूसरी अभिक्रिया में अपन देखते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का रस समीकरण मिति गुणांक है, इसके आगे 1, यदि कुछ नहीं दिया जाए तो अपन 1 मानते हैं, और यहाँ पे इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गए, रस समीकरण मिति गुणांक।
और अपन यहाँ पे लिख देंगे इसके रस समीकरण गुणांक 2 है, ऑक्सीजन का 1 है और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 है। तो इस प्रकार अपन ने रस समीकरण मित्तीय गुणांक को तो अपन ने समझ लिया। अब अपने देखने वाला है कि किस प्रकार अपने रासायनिक अभिक्रिया में औसत वेग को लागू करेंगे। तो देखिए और बने रहिए। देखिए मेरे पास पहली यह अभिक्रिया है और अपने लोअर एग्जांपल से चलेंगे। ए मिलके बी बना रहा है। यहाँ पे ए अपन जानते हैं एलएच साइड में जो होता है उसको अभिकारक के नाम से जाना जाता है और जो आरएच साइड में है उसको उत्पाद के नाम से जाना जाता है। हमें इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न अभिक्रिया में औसत वेग समीकरण को लगाइए। तो हमारे पास औसत वेग समीकरण का सूत्र क्या होता है कि आर एवरेज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये अभिकारक ये समय के सापेक्ष घटता है तो अपन क्या लगा देंगे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे डेल ए अभिकारक की सांद्रता अपोन सांद्रता परिवर्तन में लिया गया समय। तो ये तो अभिकारक के लिए हो गया है और आगे आप देखिए उत्पाद के लिए अपन लिखेंगे तो उत्पाद बन रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, बननेगा तो अपन क्या करेंगे प्लस होगा। इसकी कंसंट्रेशन समय के सापेक्ष बढ़ती जाती है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि डेल बी की सांद्रता और यहाँ पे इस सांद्रता परिवर्तन में लिया गया समय। तो इस प्रकार अपन आसानी से लिख सकते हैं या आप देखिए इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया है, इसको तो बोला जाता है अभिक्रिया वेग समीकरण। ये तो अभिक्रिया वेग समीकरण हो गए। यहां पे इसको एक को समझिए, यहां पे माइनस जो डेल ए की सांद्रता अपोन सांद्रता परिवर्तन में लिया गया समय, इसको अपन क्या बोल देंगे कि ए अभिकारक के विलुप्त होने की दर। यहां पे लिख देंगे कि ए के विलुप्त होने की दर। और यहां पर इसको अपन आगे बोलते हैं, ये हमारे पास उत्पाद है तो ये प्लस है तो उत्पाद के बनने की दर हो जाएगी। तो इसको अपन बोल देंगे कि प्लस डेल बी की सांद्रता और इस सांद्रता परिवर्तन में लिया गया समय। यहां पे लिख देंगे कि बी के बनने की दर। तो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखिए और अभिक्रियाओं में अपन देखते हैं कि किस प्रकार जो अभिक्रिया वेग समीकरण अपन लगाते हैं। तो नजरें जमाइए, देखिए हमारी अगली अभिक्रिया ये हो जाएगी। यहां पे आप देखिए N2 प्लस 3H2 मिलके 2 अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं यानी कि 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर इस अभिक्रिया को इस प्रकार भी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस का 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल के साथ क्रिया करके 2 मोल अमोनिया के बनाता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि रस समीकरण मित्तीय गुणांक हो तो उसको अपने औसत वेग में उसका भाग दिया जाता है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने भाग नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही था, इसका रस समीकरण मित्तीय गुणांक दोनों का एक ही था तो अपने एक का भाग देंगे तो वही राशि हमारे पास प्राप्त होती है। तो अपने नोट में ये बात लिख देंगे और ये सभी जगह लागू होती है। यदि रस समीकरण मित्तीय गुणांक उपस्थित हो तो औसत वेग में रस समीकरण मित्तीय गुणांक का भाग दिया जाता है।
ये आपको याद रखना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए भाग दिया जाता है, इसके लिए हमें ये पूछ रहे हैं कि इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग समीकरण को लागू कीजिए। और ये बोर्ड लेवल में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। और याद रखिए यहाँ पे आप देखते रहिए कि किस प्रकार आप इसको लागू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आर एवरेज इक्वल टू, और ये दोनों क्या है, अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो इनके लिए अपन ने माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपन ने लगाएंगे माइनस, और तो लिख देंगे कि डेल N2 की सांद्रता में परिवर्तन है अपोन परिवर्तन में लिया गया समय। इसके लिए रस समीकरण मिति गुणांक कितना, 1 है, तो अपन क्या कर देंगे 1/1, ये इसका रस समीकरण मिति गुणांक अपन इसमें नीचे भाग दे दिया। आगे अपन हाइड्रोजन के लिए बात करें हैं, तो हाइड्रोजन के लिए आप देखिए कि ये भी अभिकारक है, तो इसके लिए भी अपन माइनस का यूज करेंगे, तो ये माइनस हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन है अपोन परिवर्तन में लिया गया समय। इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना, 3 है, तो अपन इसमें 3 का भाग दे देते हैं। तो ये आपने देख लिया कि भाग दे रहे हैं अपन। इसी तरह ही अमोनिया के लिए अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे अमोनिया क्या है, उत्पाद है, और उत्पाद है तो अपन प्लस साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख दिया कि प्लस, और आप देखिए कि अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन अपूर्ण परिवर्तन में लिया गया समय। और यहाँ पे इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 2 है, तो 1/2 इसको अपन ने कर दिया है। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। अब देखिए इनका जो रियली मीनिंग क्या है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस डेल N2 की सांद्रता में परिवर्तन और ये डेल टी, तो इसका अपन मतलब समझते हैं। तो ये माइनस का मतलब है कि इसके विलुप्त होने की दर या घटने की दर है। तो अपन बोल देंगे कि नाइट्रोजन के घटने की दर है, यानी कि N2 के विलुप्त होने की दर है। और यहां पे देखिए इसका मीनिंग क्या है, ये भी अभिकारक है तो घट रहा है, तो अपन बोल देंगे कि हाइड्रोजन की विलुप्त होने की दर -1/3 डेल डी। अपन इसका ही मीनिंग बता रहे हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, तो अपन बोल देंगे कि हाइड्रोजन की विलुप्त होने की दर है और अपन इसका मीनिंग क्या बताएंगे, इस इतनी ही राशि का अपन क्या मीनिंग बताएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डेल अमोनिया की सांद्रता अपोन डेल टी, तो इसमें अपन लिख देंगे कि अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के बनने की दर। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। और देखिए लास्ट एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट को सीखिए, रटने से कुछ होता नहीं है, रटने से माइंड में प्रेशर बढ़ता है, और हमारा माइंड कोई प्रेशर कुकर नहीं है। जितना रटेंगे उतना ही अपन समझ नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, रटोगे तो एक क्वेश्चन करोगे, और कॉन्सेप्ट को समझोगे तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी लगा सकते हैं। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के बनाता है, 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनाता है। ये क्वेश्चन हमारा है। तो हमें पहले इसका रस समीकरण मिति गुणांक को पहचाना है। सल्फर डाइऑक्साइड का रस समीकरण मिति गुणांक है, ऑक्सीजन का रस समीकरण मिति गुणांक 1 है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का रस समीकरण मिति गुणांक 2 है। तो इसके लिए अपने औसत वेग समीकरण अपने लगाते हैं। तो ये देखिए कि ये दोनों है यहाँ पे अभिकारक हैं, तो अभिकारकों के लिए अपने माइनस साइन का यूज करते हैं, और ये उत्पाद है तो उत्पाद के लिए अपने प्लस साइन का यूज अपने करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे
ये माइनस हो गया है और सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन अपूर्ण परिवर्तन में लगा समय। और यहाँ पे इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 2 है, तो 1/2। अपने पीछे बोला कि इसका भाग देना है। आगे अपन ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, तो ऑक्सीजन भी अभिकारक अभिकारक के लिए माइनस यूज करते हैं और ऑक्सीजन की सांद्रता में परिवर्तन अपूर्ण परिवर्तन में लगा समय। और इसका रस समीकरण मिति गुणांक 1 है, तो 1/1 कर दिया अपन ने। और आगे अपन ने यहाँ पर बात करने वाले हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, यानी कि उत्पाद बन रहा है, तो इसके लिए अपन ने प्लस यूज में लेते हैं और यहाँ पे लगा देंगे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन अपूर्ण परिवर्तन में लगा समय। और यहाँ पे अपन ने इसका जो रस समीकरण मिति गुणांक है इसका भाग देते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, तो इसको आप ये कॉन्सेप्ट अपने सीखा है, तो इसको आप सीखिए और मस्त रहिए और मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून तथा नए जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। हम आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहेंगे। ओके।